लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने शनिवार को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण में ही वोटिंग होगी, यानी कि 19 अप्रैल को यहां पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि इस साल के लोकसभा चुनाव में लगभग 97 करोड़ भारतीय मतदान करने के पात्र होंगे। आयोग के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव 2019 से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 6% की वृद्धि हुई है। चुनाव आयोग ने बताया कि दुनिया में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग करीब 96.88 करोड़ भारत में आगामी आम चुनावों के लिए मतदान करने के लिए पंजीकृत है। 18 से 29 वर्ष की आयु के 2 करोड़ से अधिक युवा मतदाताओं की मतदाता सूची में जोड़ा गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि उत्तराखंड में वोटरों की संख्या 83,21,270 है और चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड की जनता इस बार किसके साथ है। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है। फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है। और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday, the date of 1 day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे। ये जैसा आप सब लोग विदित है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अल्मोड़ा, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल एवं टेरी गढ़वाल। उसमें एक रिजर्व है, वो अल्मोड़ा की सीट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप सब लोग अलग अलग फोरम्स में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितना मतदाता है। ये एज ऑन डेट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तिथि तक ये बढ़ सकता है नंबर। एज ऑन डेट ये 83,21,207 वोटर्स है। और उसके बाद जो संख्या जो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 85 प्लस वर्ष आयु का 65,177। ये क्यों 85 प्लस क्यों है? 85 प्लस इन लोगों के लिए, इन हमारे वृद्धजनों के लिए माननीय चुनाव आयोग ने एक फैसिलिटी दिया है कि ये लोग घर पे वोटिंग कर सकते हैं। अगर चुनाव बूथ जाने में उनको किसी टाइप की कठिनाई हो रही है तो वो घर पे ही वोटिंग कर सकते हैं। इस टाइप का वोटर से लगभग 65,177। और हमारा जो सबसे क्यूरियस क्वेश्चन जो होता है कि युवा मतदाता कितने जुड़े हमारी जो इस बार वोटर लिस्ट में, ये हमारा भावी है, हमारा प्रदेश की, हमारा राज्य की भविष्य है।
ये इस टाइप का वोटर से लगभग 1,45,220 वोटर्स नया जुड़े हैं। सो उसके बाद हमारा सम्मानित दिव्यांग मतदाता है, ये लगभग 79,965 है। मैं समाज कल्याण विभाग को बधाई देना चाहूंगा। हमारे पास उनका 80,000 पेंशनर्स है। सो सारी जो पेंशनर्स है सबको इन्होंने दिव्यांगजनों को मतदान का अधिकार जो दिया है 79,965 वोटर्स है। इन लोगों के लिए भी जिसका 40% से ज्यादा ये है डिसेबिलिटी है, उनका भी होम वोटिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। सो इस बार टोटल पोलिंग स्टेशन से 11,729 और कुल सर्विस वोटर है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड राज्य ज्यादा फौजी लोग यहाँ पर रहते हैं। सो वी आर वेरी इंडेप्टेड टू देम। बॉर्डर्स पे है ये लोग। सो ये लोग लगभग 93,357 वोटर्स है। तो अभी आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी सुना, जिन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज तारीखों का ऐलान किया है। तमाम कितने वोटर्स इस देश में हैं जो मतदान करेंगे, कितने नए वोटर्स हैं, और ये भी कहा गया कि 6% की वृद्धि यहाँ पर हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो बढ़ोतरी दिखाई गई है मतदाताओं में। वही राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यहाँ पर जानकारी दी है। और बात अगर करें यहाँ पर कितने कुल मतदाता है, अभी फिलहाल जो आज की तारीख में जो मतदाताओं की जो संख्या है वो उन्होंने बताई है 83,21,207 ये आंकड़ा है जो पेश किया गया है। और उन्होंने कहा है कि जब पेपर्स आखिरी तारीख तक नॉमिनेशन के ये बढ़ेगा आंकड़ा, ऐसा हो सकता है, तो ये आंकड़े और भी बदल सकते हैं। फिलहाल का जो आज की तारीख तक का आंकड़ा है वो है 83,21,207 का ये आंकड़ा है। उसके अलावा नए मतदाताओं की भी उन्होंने जानकारी दी है, जैसे 1,45,220 ऐसे युवा मतदाता है जो नई सूची में जोड़े गए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी संख्या है जो है आने वाले समय पर जुड़ सकती है। ये तमाम आंकड़े जो है वो पेश किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। और आपको बता दें कि 7 चरणों में कुल इस देश में चुनाव होने वाले। लोकसभा चुनाव 19 तारीख को पहला चुनाव होना है और पहले फेज में जो है वो चुनाव होगा 19 अप्रैल को। और आपको बता दें कि मतदाताओं की संख्या करीब 83,36,780 है। और आपको बता दें कि इस बार प्रदेश में जो है 99,922 मतदाता बढ़े हैं। पहली बार 1,29,062 मतदाता वोट करेंगे। जो पहली बार के वोटर्स है उत्तराखंड का ये आंकड़ा है। राज्य में 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं इस राज्य में। और ये तमाम जानकारियां दी गई हैं। 80 साल से अधिक आयु वर्ग के 1,54,259 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं आपको बता दें 70 से 79 आयु वर्ग के 4,14,114 वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फेज में। 60 से 69 वर्ष के आयु वर्ग की अगर बात की जाए तो 7,50,563 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग के 1,18,686 जो है मतदाता है। और आपको बता दें कि 40 से 49 आयु वर्ग के 17,04,000 से पार का ये आंकड़ा है। वहीं 30 से 39 वर्ष आयु वर्ग के 22,04,44,926 हैं। वहीं 16,59,290 मतदाता जो हैं 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। तो 100 साल से अधिक के जो व्यक्ति हैं वो 1,411 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 69,974 है जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये तमाम जानकारियां जो हैं वो साझा की गई हैं। सिर्फ रुद्रप्रयाग में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से अधिक है। रुद्रप्रयाग ऐसी सीट है जहां पर महिलाओं के वोटरों की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है।
तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। आशीष नौटियाल कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं और शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। आज जिस तरीके से आशीष नौटियाल जी तारीखों का ऐलान हुआ है, आप लोगों ने 3 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, 2 अभी भी बाकी हैं, तो क्या मान सके कब तक आप 2 नामों का ऐलान करेंगे? दिव्या मैडम, 2-3 दिन के अंदर वो नाम का ऐलान भी हो जाएगा और मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप सच्चे वादे करें। जनता जिस चीज के लिए आप लोगों को वोट कर रही है उस पर खरे उतरे। मैं इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। और चुनाव की तारीख नजदीक है, चुनाव नजदीक आने वाले हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे, वादे करेंगे, उनको सब खरे उतरे। बस यही कहते हैं जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे? तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव आचार संहिता लागू हो गए हैं, यूकेडी कब तक नामों का ऐलान करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड का जो चुनाव है वो प्रथम चरण में हो जाएगा। जी, जो भी प्रत्याशी उत्तराखंड के चुनाव में होंगे वो स्थानीय मुद्दों को महत्व देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते हम 5 जगह पर जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। खुशी की बात है, 1 लाख से के लगभग जो है नए वोटर यहाँ बढ़े हैं, जिनकी उम्र छोटी है। लगता है कि उत्तराखंड के अंदर ये नए वोटर जो है उत्तराखंड के मत में अपना प्रभाव छोड़ेंगे। रुद्रप्रयाग के अंदर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, तो लगता है कि अंकिता हत्याकांड का असर रुद्रप्रयाग में भी दिखेगा और महिलाओं की वोट जो है उत्तराखंड के मुद्दों पे बढ़ेगी। उत्तराखंड राज्य को बने हुए आज लगभग 24 वर्ष हो गए हैं दिव्या, और इन 24 वर्षों में जहां से हम शुरुआत करे थे वहीं पर आज भी खड़े हैं। ना यहाँ राजधानी का पता है, ना राज्य से पलायन रुक रहा है। भ्रष्टाचार की भेंट ये राज्य इस कदर चढ़ चुका है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के जो इनके पीआरओ हैं वो जेल जा रहे हैं। हाकम सिंह गारंटी बना हुआ है नौकरी बेचने के लिए, और वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय पर उसके आरोप लग रहे हैं। उत्तराखंड का नौजवान आज भी सड़कों पे आंदोलन कर रहा है रोजगार के लिए। 12.5 लाख बेरोजगार बच्चे जो सेवा नियोजन कार्यालय से बाहर हो गए हैं, 40 साल की उम्र हो गई है, और 9.5 लाख बच्चे और रजिस्टर्ड हो गए हैं जो बेरोजगार हैं। ये आंकड़े मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि इन 24 वर्षों में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की ये स्थिति कर दी है कि बेरोजगारों की संख्या उत्तराखंड में इस कदर बढ़ चुकी है कि आज आर्थिक संकट में राज्य आ चुका है, खासकर पर्वतीय क्षेत्र के लोग। जो सांसद यहाँ से चुनाव जीत के गए प्रचंड बहुमत में डबल इंजन की सरकार में, उन सांसदों ने उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में संसद में एक शब्द नहीं बोला, चाहे फिर वो जंगली जानवरों से निजात देना, वन कानून में परिवर्तन करने का सवाल हो, चाहे फिर उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लागू कराने का सवाल हो। सारी योजनाएं जो भी लगी हैं विकास की, वो ऐसी लगी हैं जिसपे सिर्फ भ्रष्टाचार चढ़ा है। केंद्र की 3 बड़ी योजनाएं उत्तराखंड में जो चली हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने खूब वाहवाही लूटी। एक ऑल वेदर रोड जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, एक भी वेदर वो झेल नहीं पा रहा है। आए दिन जाम लग रहे हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है, लगभग मई में शुरू हो जाएगी, और स्थितियां सब जग जाहिर है कि कैसे यात्राएं परेशान होती हैं। दूसरा, रेल प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा था और सिलकारा जो कांड हुआ है, जो सुरंग धसी, उसमें कंपनी के मालिक पर मुकदमा दर्ज न करना और सरकार का वहां पर मजदूरों को निकालने के लिए पूरी सरकारी पैसे का, सरकारी अमले का इस्तेमाल करना अच्छी बात है। नागरिक के जीवन को बचाया, अच्छी बात है, मगर कंपनी के मालिक पर मुकदमा न लगाना, और उस कंपनी के मालिक ने 85 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। मेरा कहने का मतलब, हम इसको मुद्दा कैसे बनाएंगे कि जिस कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी पैसे से वहां पर काम करवाया, और जो चंदा लिया अपनी पार्टी में, यानी कि वो पैसा उत्तराखंड की गवर्नमेंट को अपने पास लेना चाहिए था, अपने पास न लेकर उसको पार्टी में चंदा लेकर उस तरीके का अपराध किया है। इसको हम मुद्दा बनाएंगे। तीसरा, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाई लूटती थी, आज स्मार्ट सिटी का जो है
काम रोक दिया गया है, पैसा नहीं मिल रहा है। कूड़ा उठान के लिए 119 करोड़ रुपए जो मिलना था वो भी नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है तीनों केंद्र की बड़ी योजनाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। हम इसको मुद्दा बनाएंगे। जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो गांव आज भी बुरी हालत में है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ डॉक्टर है, महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है। अंकिता बिटिया की हत्या होने के बाद भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है। हम ये सवाल खड़े करेंगे कि उत्तराखंड में कब महिलाओं ने यूसीसी और लिविंग रिलेशन के लिए उत्तराखंड में आंदोलन किया। उत्तराखंड की महिलाएं आंदोलन कर रही है कि गांव में जंगली जानवरों से हमारे बच्चों को बचाओ। उत्तराखंड में महिलाएं आंदोलन कर रही है कि जो सड़कों पर प्रसव हो रहा है ऐसी स्थिति ना हो, हमारे को हॉस्पिटल दीजिए, डॉक्टर दीजिए। ठीक है, सरकार काम करने को तैयार नहीं है, मगर वाई लूटने के लिए भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर ना तो अंकिता को न्याय दे रही, ना महिलाओं का सम्मान कर रही है। हम इनको मुद्दे बनाकर जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ खुलकर सामने आ गया है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत जिस तरीके से इन्होंने धमका कर ईडी के सहारे से अपनी पार्टी के अंदर चंदा इकट्ठा किया है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लूट मचाई है वो बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों की अनदेखी कर आपने उत्तराखंड के साथ ये धोखा क्यों किया है। बिल्कुल। और हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और हमारे साथ शक्ति बर्तवाल जी, स्वतंत्र पत्रकार, भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शक्ति जी। संजीव वर्मा जी, आज तारीखों का ऐलान हो गया। आप लोग हमेशा से कहते हैं कि हम तैयार हैं, अब तैयारी क्या? दिव्य जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले काफ़ी समय से हम प्रदेश से लेके, जिले से लेके, मंडल से लेके, वार्ड से लेके और बूथ से लेके पन्ना प्रमुख की जो 11 कार्यकर्ताओं की टोली है, वो पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पूरी तरह से तैयार है और पूरा वर्किंग है ऑन ग्राउंड। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और पूरे एक शिद्दत के साथ जुट गया है। हमारे जो होल टाइमर कार्यकर्ता हैं वो ग्राउंड जीरो पर लगातार काम कर रहे हैं। जिस तरह से केंद्र की जो हमारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जो 1.5 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, परियोजनाएं इस समय डबल इंजन के माध्यम से यहाँ पर गतिमान है, वो हमारा मुद्दा है, वो हमारा विकास का मुद्दा है। विकास के मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। मातृशक्ति के लिए जो हमने काम किया है, 30% क्षैतिज आरक्षण देने का जो हमारी सरकार ने काम किया है, जो जितने महिला एनजीओज हैं उनको 30% से लेके 60-70% तक की जो सब्सिडी तमाम एनजीओ ग्रुप्स को हमने प्रोवाइड कराई है और उनके जो भी उत्पाद तैयार करते हैं उनके लिए एक समुचित मार्केटिंग की व्यवस्था जो हमारी सरकार ने करी है, वो मातृशक्ति को समृद्ध और एक तरह से आत्मनिर्भर करने की दिशा में हम लोग, हमारी सरकार ने जो एक बेहतरीन कदम उठाया है, जिसका मैं सोचता हूँ पूरा का पूरा उत्तराखंड प्रशंसा कर रहा है। और अभी जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें आप देखिएगा जो हमने काम किया, चाहे हम किसान की बात करें तो 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% पर देने का काम हो, चाहे पेराई सीजन के अंतर्गत ही जिस तरह से कांग्रेस के समय पर 3-3, 4-4 साल उनके गन्ने मूल्य का भुगतान लटकाए रखा जाता था, हमने इंस्टेंटली देने का काम किया। तो ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। चाहे हम रोजगार स्वरोजगार की बात करें तो एक होम स्टे इतनी अच्छी योजना, परियोजना हमारी सरकार के द्वारा लाई गई है, जिससे गांवों में पलायन की जो एक बड़ी समस्या मुंह भाए खड़ी रहती थी, उससे मुक्ति मिली है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में आई है, तो ये उसको पूरी तरह परिलक्षित करती है। होम स्टे के माध्यम से आज हम अपना होम स्टे चलाकर स्वयं का एक रोजगार जनरेट कर रहे हैं, साथ ही अपने आसपास के स्थानीय 5-6-10 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं हैं। और
जिस तरह से अभी 2022 का चुनाव हुआ था, 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा, जहां हम लोग विकास का एक नारा देकर, एक विजन लेकर हम लोग जनता के बीच गए थे, जनता ने उसको सराहा और उत्तराखंड से एक मिथक तोड़ने का काम किया, जहां हमेशा ये बोला जाता था कि एक टर्म कांग्रेस का, एक टर्म भारतीय जनता पार्टी का। हमारा जो विकास दिखा लोगों को और विकास के ऊपर जनता ने अपनी सहमति की मोहर लगाई और पुनः एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। और आने वाला अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी हमारे जो पांचों की पांचों सीटें हैं वो हम जीत तो 100% रहे हैं, किंतु अब इस समय जो हमारा काम करने का एक हम लोगों ने पूरी अपना शक्ति झोंकी है, वो जो हमारा लक्ष्य है कि हमने 5 लाख से अधिक वोटों से प्रत्येक लोकसभा को जीतना है, उसमें हम 5 लाख को और कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इस और हम लोग काम कर रहे हैं। प्लीज, मैं आगे वक्तव्य में आऊंगी सर, मैं आगे दिव्या जी 10 सेकंड की मेरी बात रह गई। देखिए, अभी मैंने 2022 के चुनाव की बात करी थी, हमने विकास के मुद्दे पर हम लोग जनता के बीच में गए थे और किंतु कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई विजन नहीं था और ये लोग उस 2022 के चुनाव में केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर गए, नहीं जाते, प्लीज, धर्म में नहीं मुस्लिम जाते, यूनिवर्सिटी और जुम्मे की नमाज पर गए थे। तो हमारा विजन में और कांग्रेस के कंफ्यूजन में ये एक बड़ा अंतर है। बिल्कुल। शक्ति बरतवाल जी, ये तो राजनीतिक दलों का काम है कि अपने विकास कार्य, अपना एजेंडा बताना, लेकिन आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये चुनाव आप किस नजर से देखते हैं? क्या विकास इस बार हावी होगा या क्षेत्र के मुद्दे? निश्चित रूप से, चूंकि अब डिक्लेयर हो चुका है चुनाव और अगर विकास के मुद्दे पर वोट होती है, एक्चुअल में जो चुनाव जिस पर हम बात करते हैं और जिस पर जो वायदे किए थे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल मिल गए हैं और जो सांसद थे वो भी रिपीट कर गए हैं, यानी कि 10 साल एक सांसद को अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में काम करने का पूरा मौका मिल गया है। तो अब वो ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पास टाइम कम था। कई बार आपको होता है कि अब 5 साल जब आपको मिलते हैं तो कई बार ये कहते हैं जी मेरे पास बहुत विजन था, और चूंकि देश में भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं हम कहते हैं कि भाई लंबा एक होता है आप विकास के मॉडल के लिए, 10 साल आपको मिल गए हैं और 10 साल में जो विकास की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है वो करने और कथनी में बहुत अंतर है। चूंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो डेटा के आधार पर हम आपको बात करते हैं, तो इन 5 सांसदों का हम मूल्यांकन करें, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वर्तमान में और जिनकी ये बात इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जी इतना बड़ा विकास हो गया है कि अब विकास करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, उसी डेटा को अगर मैं कहूँ, कोई टेम्परिंग नहीं है, हम डेटा पर ही बात करते हैं, तो जो टिहरी लोकसभा के सांसद हैं वर्तमान में और पिछले 10 साल से जो सांसद थी, उनको 17 करोड़ रुपए इस बार रिलीज हुए, उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्च कर पाई। उसी तरीके से जो पौड़ी के हमारे सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी, और आप चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आपने 17 करोड़ में से 4.5 करोड़ रुपए आप खर्च नहीं कर पाए। यही स्थिति आपकी नैनीताल की रही, यहाँ भी 17 करोड़ रुपए रिलीज होता है, 6 करोड़ रुपए आप खर्च कर पाते हैं। अल्मोड़ा के सांसद महोदय की भी यही स्थिति है, 17 करोड़ रुपए रिलीज होते हैं और आप 5.5 और 6 करोड़ के आसपास आप खर्च कर पाते हैं। और जो हरिद्वार के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 10 साल आप रहे, आपने भी 17 करोड़ रुपए आपको रिलीज हुआ और आप 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। तो जब आप जनता के लिए जो पैसा अलॉटमेंट किया, उस पैसे को ही आप खर्च नहीं कर पाए, 17 करोड़। और ये देश के पूरे सांसदों के ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो सबसे जो खराब ट्रैक रिकॉर्ड है उत्तराखंड के सांसदों का है। सवाल पूछने में आप सवाल नहीं पूछेंगे जनता के हितों के। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए चुना जाता है, वो इसलिए नहीं है कि सिर्फ अपनी पार्टी की झंडा उठाता रहे, वो इसलिए चुना जाता है, वो इसलिए नहीं चुना जाता है कि वो कोई नाली की बात करेगा, किसी की सीसी मार्ग को बनवाएगा या खड़िंचा मार्ग बनवाएगा, स्वयं सहायता समूह को पैसा देगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन इसलिए होता है कि वो देश की संसद में जाएगा और अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए एक नीति और निर्धारण का काम करेगा, जिस नीति के आधार पर राज्य भी चलते हैं और राज्यों में एक मॉडल क्रिएट होता है। तो 5 सांसदों में कोई निजी बिल नहीं ला पाए, कोई अपने क्षेत्र की मुद्दे पर बात नहीं कर पाए, फॉरेस्ट लैंड को लेकर, और जो वनों में आप देख रहे हो लगातार गुलदार के हमले से लोगों पर हमले हो रहे हैं, उस बात को आप संसद में नहीं रख पाए कि हमारे बेजान लोग हैं, अब पहाड़ से उतरकर मैदान में सांसद बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, अपने पहाड़ की पीड़ा नहीं है आपके पास।
तो जब आप 17 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ खर्च कर पाए तो विकास कहां से कर पाएंगे आप? और सांसदों का आप डेटा देखेंगे, जो सांसद निधि उनको मिलती है वो तो खर्च करते ही हैं, वो भारत सरकार को प्रपोजल भेजते हैं, क्योंकि नियम ये कहता है कि अगर आपने अपनी संसद निधि खर्च कर दी, यही विधानसभा में होता है, अगर विधायक अपनी विधायक निधि को खर्च कर देता है तो फिर दोबारा से एक प्रस्ताव भेजता है, क्योंकि मेरी विधायक निधि खर्च हो चुकी है, ये सांसद निधि मेरी खर्च हो, इसलिए मुझे अलग से स्पेशल कंपोनेंट प्लान में, अलग से प्लान में पैसा दिया जाए। तो जब ये प्रपोजल कहां से भेजेंगे? इनके अपने ही पैसे खर्च नहीं हो पा रहे। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। वोटर को भी सोचना चाहिए कि जिन प्रतिनिधियों को आप चुनकर भेज रहे हैं, जरूर आप पॉलिटिकल पार्टियों को एनालाइज करें। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट देते हैं तो मैं वोटर से हम ये अपील करते हैं कि जरूरी ये नहीं है कि आपने वोट किसको दिया है, महत्वपूर्ण यह कि वोट किस मुद्दे पर दिया है। अगर आपने किसी मुद्दे को लेकर वोट नहीं दिया है और सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि हमने किसी व्यक्ति विशेष को वोट दे दिया, वो मेरी जाति या समूह से आता है, उसको मैंने वोट दे दिया, मेरे क्षेत्र से आता है, मेरे गांव का नजदीक आदमी है, मैंने आपको वोट दे दिया, मेरी जाति और बिरादरी का आदमी, मैंने वोट दे दिया। तो ये सोचिए, आप अपने साथ तो अन्याय कर रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी के साथ, अपने बच्चों के साथ और आने वाले जो राज्य के 20 साल 50 साल बाद जो इतिहास लिखा जाएगा, जो डेवलपमेंट होगा, उस पर भी आप धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आपको मुद्दे पर वोट देना चाहिए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको चुनकर भेज रहे हैं, अगर वो आपकी संसद निधि को खर्च नहीं कर पाता है तो आपको जवाब देना चाहिए उससे, और वो संसद में आपके लिए कानून नहीं बना सकता है तो ऐसे सांसद की जरूरत क्या है? उसको तो घर बैठ जाना चाहिए। तो इस पर सोचने की आवश्यकता है। आशीष नौटियाल जी, आप लोगों से बार बार एक सवाल ये उठता है कि आप लोग कहते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी रणनीति बिल्कुल अलग है। ये कैसी रणनीति है कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर छोटे कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से प्रभावित होकर पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? ये कैसी नीति है आपके वहां पर? दिव्या मैडम, अगर प्रभावित होना होता तो 1 साल पहले ही हो जाते। चुनाव के टाइम में प्रभावित कोई नहीं होता है, प्रभावित किया जाता है। और देखें, उनके जाने से जो लोग जा रहे हैं उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। कांग्रेस ने तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े बड़े नेता दिए हैं, जो इनके यहाँ मंत्री हैं, सांसद हैं। तो हमें इन 2-4 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम देख रहे थे जिस प्रकार से भाजपा कार्यालय में ज्वाइनिंग चल रही थी, सारी लेबर को उठा के वो लोग लेके आ गए। बताओ, उन लोग वो कांग्रेस कब से आ गए? लेबर को ला रखे हैं वहां पे, वो उनको लेके बच्चों को लेके आ रहे, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रखे हैं, उसकी वीडियोस भी मेरे पास आ गए हैं। तो इस टाइप के लोगों को लाके कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे पास आ गई, कांग्रेस आ गई। कोई नहीं आई। ये वो लोग गए हैं जो पार्टी में निष्क्रिय थे, वो पार्टी में काम कर ही नहीं रहे थे। अच्छा है आपके यहाँ चले गए, क्या पता आप लोगों को भी ऐसी निष्क्रिय कर दे। तो आशीष जी, क्या इतनी संख्या में आपके पास निष्क्रिय नेता थे? यानी कि फिर कांग्रेस चल कैसे रही थी जब इतने सारे लोग निष्क्रिय थे? बहुत है मैडम, अभी भी निष्क्रिय बहुत है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो उनपे ही है, जो साइलेंट पड़ा है, कोई काम नहीं कर रहा और पार्टी के ऊपर बोझ बना हुआ है। और उस बोझ को अगर ये रख के खुश हैं और उन बोझों से वो सोचते हैं कि हम अपनी पार्टी को चला लेंगे, तो वो नेता इनको मुबारक। आप देखिए मैडम, कितनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं पे। परसों ही इलेक्शन बोर्ड का पता लगा और आज इलेक्शन बोर्ड पूरे सोशल मीडिया में छा रखा है। उसके बाद भी बड़ी बेशर्मी से, कितनी हिम्मत है इन लोगों पे कि वो डिबेट में फिर आके बैठते हैं और अपनी झूठी बातें बोलना शुरू करते हैं। ये हो गया, वो हो गया, बातें देखो। ये वो बेईमान लोग हैं, जब पूरा देश हाहाकार कर रहा था, जब देश के अंदर कोरोना था, सब बंद थे, सिर्फ एक ध्यान था सबका, भगवान हमें बचा ले, हे प्रभु हमें बचा ले। उस टाइम पे भी ये कोविशील्ड वैक्सीन वाली बनाने वाली कंपनी से चंदा खाते हैं। ये चंदाखोर, ये 52 करोड़ रुपए का चंदा उस कंपनी से खाते हैं और वो कंपनी देती है। आदमी ये सोच रहा था उस टाइम पे, पैसा छोड़ो, हमारी जान बच जाए। और तीसरे नंबर पर तो कांग्रेस भी है, तीसरे नंबर पर तो इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर उनके भी आप खोलें, उनके भी खोलें, किसने दिया, क्यों दिया, पता लगना चाहिए। पार्टी कोई भी भ्रष्टाचार करे, सबका पता लगना चाहिए। जो सिलक्यारा पुल जो बना रही थी, सिलक्यारा जो ये बना रही थी, उस कंपनी ने भी 55 करोड़ रुपए का ठेका दिया है। इसके चंदे की पूरी लिस्ट है। आप देखिए मैडम, जो गेमिंग कंपनी है, जो गेमिंग फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, 215 करोड़ रुपए उस कंपनी ने मुनाफा कमाया और भारतीय जनता पार्टी को 1368 करोड़ का चंदा दिया। बताएं, कमाई 215 करोड़ और चंदा 1368 करोड़। एक कंपनी और है, मदन लाल लिमिटेड, उसका मुनाफा 1 करोड़ 81 लाख रुपए का और चंदा देती है 183 करोड़ रुपए। इनके तो पूरी चीजें उजागर होनी चाहिए मैडम। इतनी भ्रष्ट अगर पार्टी कोई दुनिया की भ्रष्ट पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आके बोलते हैं
कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे काम पे थे। क्या अच्छा काम कर दिया आपने? अच्छा मैं आशीष निश्चित नौटियाल जी, कारण- अगर आपकी बात मान ली जाए, अगर आपके इतने मुद्दे हैं, बीजेपी भ्रष्ट है, बीजेपी में इतना रिपोर्ट की बात करप्शन माने है, आप। तो जनता ने फिर 2 बार से इनको क्यों सत्ता सौंप रखी है? चाहे विधानसभा की बात कर लीजिए आप, या फिर अब लोकसभा की बात कर लीजिए, फिर जनता इन पर विश्वास क्यों जताती है? यानी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है। जो बहुत बड़ा चोर होता है हम्म वो बाहर से बड़ा अच्छा दिखता है। उसका अगर पता लग जाए इसकी चोर जैसी शक्ल है तो उसे कोई दे ही ना। हम्म चोर अच्छा दिखता है, ये अच्छे दिखे, जनता ने विश्वास किया, इन्होंने बातें करी, हम कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। इनका भ्रष्टाचार उजागर हो गया। बताएं, स्विस बैंकों की बात करने वाले अपने देश को स्विस बैंक बना दिया था इन्होंने तो, स्टेट बैंक को। वो तो शुक्र है हमारा सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष जांच कर रहा है और बोल रहा है और इनको फटकार लगा रहा है। ये तो इसको इसलिए तो नहीं आने देना चाहते थे। क्यों रोक रहे थे ये लोग कि आप जो रिपोर्ट 15 जून के बाद देना, जब सारे इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, इसलिए तो बोल रहे थे। क्योंकि भ्रष्टाचार इसमें इतना कर रखा है इसने पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने, कि वो सारा भ्रष्टाचार जनता के सामने आएगा। आप देखिए पूरी लिस्ट है हमारे पास, किस तारीख को ईडी की रेड पड़ी, सीबीआई की रेड पड़ी, और किस तारीख को बीजेपी को चंदा पहुंचा और वहां सेटलमेंट खत्म। जनता को निश्चित विश्वास करना चाहिए और आंखें खोलकर देखना चाहिए। इस समय अंधभक्ति छोड़ने का समय है, नहीं तो देश को बर्बाद कर देंगे। ये वो लोग हैं जिस संविधान ने हमें अधिकार दिया, जो वोट डालने का अधिकार दिया, अपना प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार दिया, जिसने हमें संविधान ने, उस संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी में जनता से निवेदन करूंगा, आंखें खोलकर वोट दें, समझें, देखें। कई लोग आज भी सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, जब वो देखते हैं कि नहीं नहीं मोदी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब अब असलियत सामने आएगी और ये जो जेल जाएंगे तो पता लगेगा मोदी कैसा हो सकता है। ठीक है, मोदी जी शांति इतने प्रसाद खतरनाक भट्ट आदमी है, जिन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, वो देश को क्या छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, हम बार बार कहते हैं आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन यहां पर जैसा कि बरतवाल जी ने कहा कि अगर जनता व्यक्ति विशेष को चुनती है तो व्यक्ति विशेष या मुद्दे, तो फिर आपको क्या लगता है, बार बार वही सवाल कि जनता किसी व्यक्ति विशेष को चुनेगी आपको लगता है, या आपके मुद्दे फिर हावी होंगे? बहुत सही सवाल आपने किया है। शक्ति बरथवाल नौजवान पत्रकार है, उत्तराखंड की तासीर को अच्छी तरह से समझता है और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों से रचा बसा हुआ है, और वो जानता है जो दर्द उन्होंने यहाँ पर बोला है, यदि वाकई उस पर जरा सा भी अमल हुआ, वोटर ने उस तरफ ध्यान दिया, तो सुपाड़ा साफ है इन राष्ट्रीय पार्टियों का। और लोकतंत्र का पूरी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये 83-84 लाख लोगों के हाथ में इस समय पूरे उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर है, जो वोटर के रूप में उत्तराखंड के भाग्य का उदय करेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना मकसद नहीं है। हमारा ये कहना है कि इन 10 वर्षों में अगर सनातन धर्म के मामले में देखा जाए तो कितना कलंकित करने वाला काम किया है कि मंदिर का चंदा ये खा गए। सनातन धर्म की अगर वाकई ये रक्षा करने वाली पार्टी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि महिलाओं ने कब कहा कि हमारी बच्चियों को लिविंग रिलेशन में रखो। ये तो सनातन धर्म को ही कलंकित करने पे उतर आए हैं। तो ये जो 83-84 लाख लोग हैं, वो ये उनकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि प्रत्येक लोकसभा में हम 5 लाख से ज्यादा अंतर से जीत कर आएंगे, ये इतना बड़ा दुस्साहस कहां से आया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 60 लाख करोड़ रुपया जो चंदा इन्होंने अकूत संपत्ति जोड़ी है, ये उसके इशारे पर, ये और ईवीएम के इशारे पर उत्तराखंड के लोकतंत्र को जो है लूटने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन 10 सालों में हर घर नल हर घर जल उस योजना में घोटाला होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं फंसते। उद्यान विभाग में गणेश जोशी जी का सीधा नाम आता है मगर कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड में जो गांव सांसदों ने गोद लिए उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो सांसदों को नैतिक जिम्मेदारी थी कि 25 करोड़ रुपया सांसद निधि का खर्च करना चाहिए था, वो खर्च ये नहीं कर पाए। और कितने बड़ी नालायकी इनकी साबित करें। 10 साल में आपने
विकास की योजनाओं को तो छोड़िए, आपने जो आपके नैतिक दायित्व था, आपने वो तक नहीं किया। सांसद निधि अच्छा, खर्च शांति नहीं प्रसाद भट्ट जी, यहाँ आपके पर आपने पोस्टर लग ईवीएम रहे का ईवीएम का जिक्र किया सर, तो आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया कि विपक्षी कहते हैं कि आप ईवीएम को टैंपर करते हैं, ईवीएम के साथ टैंपरिंग होती है, तो बहुत साफगोई से उन्होंने कहा कि तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय में जो चैलेंजेस आए हैं वो देखे हैं, उनको मॉनिटर किया है और तमाम चैलेंजेस को दूर कर लिया गया है, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, सवाल क्या होता है, अभी भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही थी कि इस देश के अंदर काला धन हम सब लेकर आएंगे, आ तो गया। वो 60 लाख करोड़ क्या है वो? और कैसे एसबीआई ने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कि जून तक मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, और कैसे जब डंडा पड़ा तो कैसे नाम निकल कर आ रहा है, और क्यों अभी भी छुपा रहे हैं? मेरा ये कहना है कि हो सकता है ईवीएम सही हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की नियत ईमानदारी की हो, मगर कहाँ आफत आ रही है? क्यों नहीं कहते कि जब जनता के मन में शक है तो वोट जो है इस बार ईवीएम से नहीं होगा? बोलो ना आगे बढ़कर। ये चंदा छुपाना, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं और वो सच साबित हुए हैं जी। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आकर बताती कि ये 60 लाख करोड़ रुपया तुम्हें चंदा कैसे दे दिया, और कैसे सिलक्यारा में जो पुल जो है सुरंग धसी, उसका पैसा उससे रिकवर करने की बजाय तुमने चंदा ले लिया। क्या ये सच नहीं है? ठीक है, मेरा कहने का मतलब है आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है, सवाल है कि उत्तराखंड की वो महान जनता, वो 83 लाख से ज्यादा वो जनता जिनके मत से उत्तराखंड के नौनिहाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, गांव की उदासी दूर होगी, पलायन रुकेगा, गांव का अंतिम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ेगा, उत्तराखंड में समृद्धि आएगी। ये उनका नैतिक दायित्व है एक एक वोटर का कि वो इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों से निजात दिलाने के लिए आगे बढ़े, और खासकर वो 41-42 लाख महिलाएं जिनके हाथ में उनके बच्चों का भविष्य है। दिव्या जी, लड़के 40-40 साल, 35-35 साल के हो गए, नौकरियां लग नहीं रही हैं, शादियां हो नहीं रही हैं, वंश हमारे रुक गए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर गाल बजा रहे हैं कि हम 5 लाख से जीत के आएंगे। ये इतना बड़ा इनको कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है लोकतंत्र में? ये चुनाव से पहले ही कैसे तय कर दे रहे हैं कि ये जीत कर आ रहे हैं? इससे पता लगता है, इससे शंका होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले सब कुछ तय किया हुआ है, ये तो लुटेरे बनकर जो है उत्तराखंड के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पर यदि आप वाकई कोई एक काम, देखिए दिव्या जी, मैं आपके सामने चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये बता दें कि पलायन क्यों नहीं रोक पाए आप, ये बता दें कि उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बताओ कितने, चाहे कांग्रेस के ही सांसद को ले लीजिए या भाजपा के ही विधायकों को ले लीजिए या कांग्रेस के विधायक, जवाब ले लेते हैं। अरे चोर चोर मोसेरे भाई मिलके उत्तराखंड की आफत आई, नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, महिलाएं प्रसव सड़कों पे कर रही है, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, और ये कह रहे हैं हम तो अब की बार 5 लाख पार। ये जो दुस्साहस है, इससे पता लगता है कि ये ठग सत्ता में बैठ गए और बुनियादी चीजों से जनता का ध्यान भटकाकर मोदी मोदी, आखिर कब तक मोदी के नाम से जियोगे? मोदी जी ने यहाँ कहा था कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही है, मुझे वोट दो मैं लेकर आऊंगा। अब यहाँ पहाड़ की जवानी सड़क पे पिट रही है, महिलाएं सड़कों पर जो है उनके जवाब ले लेते हैं, संजीव वर्मा जी। इस पर इनसे जवाब बनता नहीं है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, एक शब्द बोल दें कि अंकिता के हत्यारे जो है वीआईपी इसका नाम लिया जिसकी मां है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मैं हाथ जोड़ कर माफी मांग लूंगा भाजपा से अगर ये नाम ले ले। ये झूठ है, ये बेईमान है, और इनसे जनता को निजात दिलाने के लिए 83 लाख लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि इस बार मत का अपना सही दान करें और भाजपा कांग्रेस को उत्तराखंड से बाहर करें, तभी भविष्य सुरक्षित होगा, वरना उत्तराखंडियत बचाना पानी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है संजीव वर्मा जी, यहाँ पर आपने तमाम काम गिनाए और हमेशा आप लोग यही करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के काम गिनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये केंद्र का चुनाव है, ऐसे में क्या आपको लगता है जो अभी बरतवाल जी ने सवाल उठाए सांसदों की परफॉर्मेंस पे, सांसद निधि न खर्च कर पाने पे, तो क्या जनता उस पर फोकस करे, या आप लोग सब निश्चित है कि इस बार वोट तो मोदी को ही मिलना है, चाहे सांसद कैसे भी हों? दिव्या जी देखिए, हमारे जितने भी सांसद हैं सभी काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जितने विधायक हैं सभी अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रही है
और उससे उत्तराखंड की समस्त जनता पूरी तरह से सेटिस्फाई है। और यही एक बड़ा कारण है। अभी आप विधानसभा का यदि चुनाव की हम बात करते हैं 2022 की, तो जो एक बड़ा मिथक तोड़ने का जो यहाँ पर काम हुआ है, और 5 काम बता दे सांसद से श्रीमान 10 जी साल में। बीच में मत बोलिए, मैं एक बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच में। 22 का आप कोई जिक्र 5 कर काम चुके बता हैं। दीजिए। अब 22 का जिक्र कर चुके हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सांसद का जो डेटा निकाला है बर्तवाल जी ने, उन्होंने फैक्ट्स और डेटा के अकॉर्डिंग बात की है, तो क्या आप उसे झुटलाएंगे? देवी जी देखिए, तमाम छोटी और बड़ी ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जो उत्तराखंड में जो अटकी लटकी पड़ी थी, जैसे जमरानी बांध की यदि हम बात करें, 45 सालों से जमरानी बांध अटकाए लटकाए भटकाए रखा। उस जमरानी बांध को दोबारा से एक तरह से पुनर्जीवित करने का और आरंभ करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें 90% 90% केंद्र का अंश होगा और 10% हमारी राज्य सरकार का होगा, जिससे पूरा कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई के साधन डेवलप होंगे और बिजली का भी वहां पर उत्पादन होगा। ऐसे ही आप लखवाड़ी योजना परियोजना को देख लें, पिछले 15 साल से लटकाए अटकाए भटकाए रखी गई और अब जाकर वो उसको आरंभ करने का काम हुआ, जिससे हम पूरी तरह से बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। साथ ही हम अन्य 5 राज्यों को बिजली भी एक्सपोर्ट करेंगे और सिंचाई के लिए पानी भी देंगे। और साथ में आप ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे आप टिहरी झील की बात करें, जब 1200 करोड़ रुपए से जो वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो रही है, चाहे डोबरा चांडी पुल की हम बात करें जो पिछले 12 सालों से अटका पड़ा था, उसको आरंभ करने का काम हमारी 12 सालों में आपकी भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने मुख्यमंत्री भी थे सर। आप देखिए, मैंने कहा 12 साल पहले से 12 साल पहले जो अटका हुआ था उसको काम करने का हमारी सरकार के द्वारा काम हुआ है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम, चाहे हर ब्लॉक स्तर पर सेंट्रल स्कूल की स्थापना हो, तमाम हर गांव तक सड़कों को पहुंचाने का काम हो, विद्युतीकरण का काम हो और कनेक्टिविटी की बात हो। सर मैं छोटा सा एक आपको काउंटर इसलिए करना चाहूंगी, आपने भी सड़कों की बात करी और हमसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि पिछले एक हफ्ते में हमने ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर लोग सड़कों पर आकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने की बात कर रहे हैं और उन्होंने बहिष्कार का मन बना लिया है। ऐसे एक गांव नहीं कई क्षेत्र हैं जो पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं, तो फिर वो कौन से गांव है सर? क्या वो उत्तराखंड के नहीं है? दिव्या जी देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि 100% बन गई है। और आप ये देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए, कांग्रेस का 60-70 सालों का यहाँ पर राज रहा। सर वो तो चले गए ना, सर वो तो चले गए ना, कंपैरिजन किस बात का? आपको मैंडेट देखिए सर, पॉइंट यही है कि उनका बताने से अच्छा, क्योंकि वो जनता जवाब दे चुकी है। आप 10 साल मैंडेट आपने कहा जनता ने रिपीट करवाया आपके कामों को लेकर। दिव्या जी बोलने भी दीजिए मेरे को, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए भाई। कांग्रेस का नाम ना लो प्लीज सर, मैं तो काउंटर कर सकती हूँ ना, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो नहीं हूँ, मैं होस्ट हूँ इस प्रोग्राम की, तो मैं काउंटर कर सकती हूँ आपको। दिव्या जी हमारे गांव के किमसार के लोग सड़क का लिए जो है बहिष्कार कर रहे हैं, चुनाव का पूरी करें, शांति वाले बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। ठीक है, देखिए आप माणा गांव की यदि बात करते हैं, वहां पर पगडंडियां हुआ करती थी, जहां हमने डबल लेन रोड की स्थापना करी है। 4G सेवाएं वहां तक हम लोग ले आने में कामयाब हुए हैं और तमाम जितने भी हमारे टूरिज्म वाले डेस्टिनेशन हैं, हम उनको उन्नत कर रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, वो आत्मनिर्भर हों। और एक जो उत्तराखंड में लगातार एक पलायन की समस्या मुंबई खड़ी रहती है, उस पलायन की समस्या को हम पूरी तरह से उसके ऊपर काबू पा सके। तो हम लोग तो धरातल पर काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है
जो एक शिलापट लगाते हैं और भूल जाते हैं। उनको शिलापट लगाने का नतीजा भुगतना पड़ रहा हम है, जिस काम की शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन भी करते ठीक हैं, है। उसी दिन उसका तारीख भी बता देते हैं, ये काम इतने समय में पूरा होता है। टाइम बाउंड हम हमारी कब बनेगा जितनी ये योजनाएं बताओ। परियोजनाएं टाइम बाउंड बीन चल नदी का रही पुल हैं, कब बनेगा? टाइम बाउंड परियोजनाएं चल रही हैं और शिवसार मोटर हम मार्ग लोग कब काम सही कर रहे होगा? हैं। ठीक है, शक्ति बत्तवाल। यही कारण है कि लोग हम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर विश्वास करती है, ठीक है। अपना मैंडेट उसको देती है। ये जो बड़ी झूठी पार्टी ये जो है शांति भाई। प्रसाद बड़ी जी झूठी पार्टी है। शांति प्रसाद जी जो बड़ी चिल्ला झूठी रहे हैं पार्टी है। चाइना बड़ी के एजेंट, जुमलेबाज पार्टी ये जो है। चाइना के एजेंट बड़े चिल्ला रहे हैं, जुमलेबाज चुनाव जो आने वाले चाइना हैं, के सर, एजेंट प्लीज। चिल्ला वो रहे बातें हैं, पुरानी हो चुकी हैं, वो जो बातें चाइना पुरानी के हो एजेंट चुकी हैं, चिल्ला अभी रहे हैं वर्तमान समय की बात चल बड़े रही है। जुमलेबाज हैं दिल्ली भाई। दूर पेजिंग वर्तमान पास, में बड़े बहुत झूठे लोग नंबर हैं हो। बात करने 5 के लिए। आदमी नहीं है प्लीज, तुम्हारे बड़ी पास, झूठी पार्टी। 5 आदमी नहीं है शांति तुम्हारे प्रसाद पास जी और संजीव उम्मीदवार वर्मा, खड़े प्लीज, करने मेरे के पास लिए। समय की कमी है। बकवास करते हो यहाँ प्लीज, पर, वर्तमान समय की बकवास बात करते हो यहाँ पर। वर्तमान समय की बात करते हैं, क्योंकि पुरानी बातें लेकर कोई फायदा नहीं है। वर्तमान में बहुत मुद्दे हैं जिक्र करने के लिए, पुराने मुद्दे तो बहुत दूर की बात है। शक्ति बर्तवाल जी, यहाँ पर 2 सिनेरियोज है। एक है कांग्रेस, जिनके नेता छोड़ कर जा रहे हैं और कांग्रेस कहती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा वो आपसे जानना चाहेंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो मैंडेट के बेसिस पे है, फिर कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्या उसे नकारा नहीं जा रहा है? दोनों सिनेरियोज है। देखिए 2-3 चीज़ें थी जिस तरीके से प्रवक्ता महोदय ने बताया, और पिछली 3-4 डिबेट में पहले आया था और उसमें भी हमने ये बात रखी थी, जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, ये बैरल की पूरी सड़कों का हमने नेटवर्क बिछा दिया। तो पिछली बार भी आपकी डिबेट में मैं था और आप थे, हमने ये चर्चा की थी कि मैंने इनको उदाहरण दिया था डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से लगातार 3 बार जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में वहाँ के विधायक हैं, और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में आता है। एयरपोर्ट के बगल में ही सिंगवाल गांव और सनगांव है, वहाँ पर लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। रोड नहीं तो वोट नहीं, बहुत दूर की बात ही नहीं हम कर रहे हैं। हम आपकी पिथौरागढ़ और मुनस्यारी की बात नहीं कर रहे हैं। आपके डोईवाला विधानसभा में एयरपोर्ट से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर 5 से 6 किलोमीटर पैदल लोग रोज जा रहे हैं। लोगों ने पलायन कर दिया है। 150 का इंटेक का गांव था, आज 30 परिवार वहां मात्र बचे हुए हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम नीचे खिसक जाएंगे। तो ये स्थिति तो आपकी बगल की है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जो डबल इंजन सरकार का मोदी जी ने नारा दिया था, डबल इंजन का मतलब ये था कि पढ़े लिखे आदमी का मतलब ये था, कई बार क्या दिक्कतें हो रही थी कि राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार है तो सेंटर बीजेपी की है, यहाँ बीजेपी की है तो वहाँ कांग्रेस की है। तो जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे वन और पर्यावरण मंत्रालय है, आपकी नदियों का जो मामला होता है तो भारत सरकार से जुड़ा हुआ होता है। कई जगह ये बहाने सरकारों के होते थे कि फॉरेस्ट लैंड क्लियर न होने के कारण हम रोड नहीं बना पा रहे हैं। तो अब तो आपके पास डबल इंजन की सरकार है। अगर वहां फॉरेस्ट लैंड का इशू आना था तो फिर इस डबल इंजन की आवश्यकता किसको है? फिर तो सिंगल इंजन से लोग चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि इनको गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरी बात, मुझे यह लगता है कि वोट किसको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सवाल यह है कि जो 10 साल से आपके सांसद चुनकर भेजे गए थे, क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई? अगर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई होती तो जो 10 करोड़ रुपए अपनी सांसद निधि से वो वापस कर रहे थे, ऐसे 10 सड़कें वो काट सकते थे, 4-4 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर की। लेकिन उनसे जनता के बीच में कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि जनता के बीच में वो रहे ही नहीं। अगर जनता के बीच में रहते होते तो उनके पास आवेदन आते, लोग उनके पास शिकायतें लेकर जाते। यहाँ तो वीआईपी कल्चर बन चुका है। सांसद एक बार चुनकर चले गया, उसको लगता है कि अब दिल्ली में बड़ा सा 5 BHK का मकान मिल गया है, लाल बत्ती की गाड़ी लगी हुई है और हमें किसी के पास जाना ही नहीं है। अगली बार जब जाएंगे तो हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है, चाइना हमारे लिए खतरा है। अरे भाई, खतरा वो सड़कें आपके लिए खतरा है जहां आपने रोज गुजरना है। चाइना और पाकिस्तान तो बहुत दूर है और आप उससे क्या मुकाबला करना है, जिसके हमारा देश उससे काफी आगे है। तो हम दूसरे देश की बात ही नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ आपसे सड़क मांग रहे हैं, हम आपसे शिक्षा मांग रहे हैं। पिछले 10 सालों में राज्य हो या केंद्र हो, एक भी सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं कर पाए आप। आपने 150 सरकारी स्कूलों को बंद किया। ये पहली सरकार है, पिछले 7 साल से आपकी सरकार है, रिपीट आपकी सरकार हो चुकी है। एक भी आप नया स्कूल अपडेट नहीं कर पाए, एक भी नया महाविद्यालय नहीं कर पाए। उसी विद्यालय को आपने मॉडल बना दिया, फिर कहा ये अटल्स हो गया, फिर अपना तीसरा नाम दे दिया, अब आ गया कि PM श्री हो गया। वही विद्यालय जो एक ही भवन पर चल रहा था, वही बच्चे, वही टीचर, उसका नाम आपने जरूर बदल दिया। तो ये नाम बदलने की परिपाटी जनता को नुकसान करती है और इस पर जवाब देना चाहिए। ये तो पब्लिक डोमेन की बात है, हम कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं यहाँ पर, कह के तो डेटा है। और आप वही क्यों नहीं आप एक बड़ी लाइन खींच देते हैं? आपको किसने रोका थोड़ी है, आपको कोई विपक्ष से थोड़ी डरना है। उनकी तो कोई संख्या ही नहीं विधानसभा में जो आपका विरोध कर दे। कौन आपको एक, और आपने
27 निजी महाविद्यालय बना दिए। अम्ब्रेला एक्ट पास होता है इसी राज्य में, ये पहला राज्य है पूरे भारत का जहां निजी विश्वविद्यालयों का एक अम्ब्रेला एक्ट पास हो गया। विपक्ष सोता रहा, विपक्ष में उसमें इतनी गंभीर चीजें इन्होंने कर दी। अब जो भी निजी विश्वविद्यालय हैं वो अपनी फीस को खुद तय करेंगे, यानी कि अगर उनको एमबीबीएस में एक साल में 1 करोड़ रुपए लेना है तो उनको कोई रोक नहीं सकता। और इससे पहले क्या था कि सरकार के मॉनिटरिंग में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस क्या होगी। अब आपने उनके हाथ में दे दिया तो उनका भी इलेक्टोरल बोर्ड आपने ले लिया होगा। अब लोग यही कहेंगे, तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं खोल पाए आप? 27 निजी विश्वविद्यालय खोल दिए, एक भी सरकारी नहीं खोल पाए। और मंत्री जी कभी विदेश घूम रहे हैं, कभी यूरोप के दौरे पर हैं। अरे आप अपने राज्य की स्थिति तो देख लो, यूरोप तो बाद में चले जाना, बहुत टाइम मिलेगा जब जनता नकार देगी, ठीक है, तब आपको टाइम मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, अगर मुद्दे पर वोटिंग हुई तो दिव्या जी ये चुनाव चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल, मैं विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है इस समय, जनता चुनाव लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो सत्ता पक्ष के लिए बहुत कठिन हो जाते हैं रास्ते, क्योंकि विपक्ष ने भी भरोसा खोया है। लेकिन जब जनता डिसाइड कर लेती है तो नतीजा, और देश का इतिहास रहा है, सत्ताएं हमेशा किसी की नहीं है। इस देश ने बहुत 400 पार वाले लोग भी देखे, 450 वाले भी देखे हैं, उनको 100 पर पहुंचा दिया। तो वो एक, और ये कह देना एक वोटर के मन में, ये कह देना कि हम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं तो फिर आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? आप अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था का, इसका मतलब आप किसी के पास जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 17 करोड़ की सांसद निधि में हमने जब 4 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 5 लाख वोटों से जीतना है तो भाई हम आपके पास क्यों आएंगे? तो आपका वोट, मतलब आप एक गारंटी मान चुके हैं कि वोटर हमको ही वोट देगा, चाहे वो डर के दे चाहे किसी बात पर दे। तो इसलिए दिव्या जी इस पर बहुत चर्चा का विषय है, ये गंभीर मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सरकार में बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए, और मतदाता को भी सोचना चाहिए कि वोट देने से पहले अपने बारे में न सोचे, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, और आने वाले भविष्य की किस राह में आप जा रहे हैं, कहां वोट कर रहे हैं, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, समय की कमी है और अब तो क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया तो इसी बात पर अब विश्लेषण होना है, किसकी तैयारी कितनी और कौन किस मुद्दे पर लड़ रहा है। आशीष नौटियाल जी, शॉर्ट में आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी। एक तो आपके चेहरों का कब डिक्लेरेशन होगा और कौन, क्या आप मानते हैं एक टफ फाइट भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट? देखिए 18 तारीख तक हमारे सारे चारों डिक्लेरेशन हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। दूसरा, मैं जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, काफी लोग हैं जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, वो चुनाव को वोट ना देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपने इसको वोट दिया और वो आपका काम नहीं कर रहा है, उसको सत्ता से बाहर करना सॉल्यूशन है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि आप अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, विधायक चुन सकते हैं, सांसद चुन सकते हैं। तो आप निश्चित आप ऐसे सांसद का चुनाव करें जो देश के लिए सुरक्षित हो, सही हो और आपके साथ जो हित कर पाए। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आपके माध्यम से उत्तराखंड की उन महान 84 लाख जनता से कि आप उत्तराखंडियत को बचा लें, उत्तराखंड की महिलाओं को बचा लें, राज्य को बचा लें और बुनियादी मुद्दों पर वोट करें। वरना ये राष्ट्रीय पार्टियां जिस तरीके से वोटों पर डकैती डालती हैं, उसका परिणाम है कि पूरा उत्तराखंड लुट चुका है, इसे बचा लीजिए। बस मैं यही निवेदन आपके माध्यम से करता हूं। अप्रत्याशित रिजल्ट हो और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बाहर हो, यही मैं कामना करता हूं। बिल्कुल। शक्ति बरतवाल जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से हम सभी वोटर से अपील करते हैं कि वो अपने मत का जरूर उपयोग करें और सही व्यक्ति का चुनाव करें, मुद्दों पर वोट दें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी चीज के प्रलोभन में ना आए, क्योंकि ये 5 साल में आपके हाथ में जो चाबी मिली है, जो ताकत मिली है, उसका खुलकर प्रयोग करें और अपने भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए वोट करें। बिल्कुल। संजीव जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, अब आपकी रणनीति क्या? दिव्या जी, देखिए, जनता से हमने पहले भी अपील करी, अब भी हमारी यही अपील है, सभी लोग मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें। हम लोग विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। जो हमने राज्य में विकास किया है, जो हमने केंद्र में विकास किया है, जो हमारी केंद्र पोषित योजनाएं, परियोजनाएं, जो डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ चल रही है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है, जब हम उनसे किसी भी योजना की बात करते हैं, वो दिल खोलकर उत्तराखंड के लिए पूरा सहयोग करते हैं। और उनका ये बोलना है कि उत्तराखंड में मैं कभी भी धन की कमी नहीं होने दूंगा और जो भी योजना मांगते हैं उनको
पूरा करने का काम करते हैं। चाहे हम एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की बात करें, चाहे हम एक्सप्रेसवे की बात करें और वेदर रोड की बात करें, तमाम योजनाएं परियोजनाओं की बात करें, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त डेवलपमेंट उत्तराखंड में अभी डबल इंजन के माध्यम से हुआ है, मैं सोचता हूँ आने वाले समय में ये जो कार्य गतिमान है, आने वाले समय में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य बनकर रहेगा। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन 2025 है कि 2025 में हमने उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, हम उस दिशा में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ गए हैं। आप यूसीसी की बात करें, आप यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है और उत्तराखंड एक नजीर बनना है कि हम एक तरह से नेतृत्व अन्य राज्यों का कर सकते हैं। अन्य राज्यों को हम बता रहे हैं कि हमने ऐसा किया, आप भी अपने राज्य में ऐसा करें। तो मैं सोचता हूँ एक रोल मॉडल की भूमिका में आज उत्तराखंड है और मैं जनता से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मतदान करें और हर सीट को 5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं उन सबको जिताएं। मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की, तारीखों का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा गया 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को है और इस पहले चरण में उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हैं और सभी यही अपील कर रहे हैं कि आप मुद्दों पर वोट दीजिए, विकास पर वोट दीजिए, लेकिन जनता सर्वोपरि है, उनका मतदान बहुत जरूरी है इस लोकतंत्र के महापर्व में। तो सभी अपील कर रहे हैं कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, इस्तेमाल जरूर करें और ऐसी सरकार चुनें जो आपके लिए विकास कर सकती है। ये सभी की अपील आपसे है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।